हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैदम एकेडमी। आई एम मोहम्मद सादिक। ये हमारी क्लास 11th की फ़िज़िक्स की सीरीज़ है। इसमें हम लोग अभी तक बेसिक मैथ्स में वेक्टर्स डिस्कस कर रहे थे और वेक्टर्स में हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था कि एक वेक्टर को रिजॉल्व कैसे करते हैं और उसको उसके कंपोनेंट्स के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करते हैं। आज हम बात करेंगे कि अगर हम वेक्टर्स को उसके कंपोनेंट्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो उनका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैसे परफॉर्म किया जाएगा। लेट अस सी। ये काफ़ी इजी हो जाता है। लास्ट टाइम भी हमने बताया था आपको कि इस तरह से कंपोनेंट के फॉर्म में वेक्टर को एक्सप्रेस करने का एक और फ़ायदा ये है कि उसकी हैंडलिंग बहुत इजी हो जाती है। सो फॉर एग्जांपल वी हैव टू वेक्टर्स a as ax I cap, ay j cap and az k cap, और दूसरा वेक्टर b है हमारे पास bx I cap प्लस by j cap प्लस bz k cap, एंड हमें इन दो वेक्टर्स को ऐड करना है। तो अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो इसमें हमें तीन वेक्टर्स दिख रहे हैं और इसमें भी तीन वेक्टर्स दिख रहे हैं। ओके, ये दो वेक्टर्स जो हैं दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा, वो सिंपली हम उसके मैग्नीट्यूड्स को ऐड कर देंगे। ठीक इसी तरह से ये जो वेक्टर्स हैं ये दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, तो इनका भी मैग्नीट्यूड हम आपस में ऐड कर देंगे। सिमिलरली जेड कंपोनेंट्स को भी हम आपस में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर एडिशन बहुत सिंपल है। इफ़ यू want to find a plus b then it will be ax plus bx, एंड ये दोनों कंपोनेंट्स हम ऐड करेंगे तो ये जो आएगा रिजल्टेंट वो भी एक्स एक्सिस में ही आएगा। सो आई कैप प्लस वाई वाले ऐड करेंगे, सो ए वाई प्लस बी वाई along y axis that is j cap, and z components ax plus az plus bz along z axis that is k cap। तो इस तरह से हम एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं। एंड अगर हमें यहीं पे सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है, हमें अगर a प्लस बी की वैल्यू चाहिए, सो नो प्रॉब्लम, हम जो कंपोनेंट्स है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो यहाँ पर हम माइनस साइन लगा लेते हैं, दैट मीन्स इसमें से इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। अब जो भी बड़ा होगा या जो भी पॉजिटिव नेगेटिव होगा उसके हिसाब से वो साइन अपने आप पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आना है वो आ जाएगा। सो दिस इज हाउ we can add or subtract vectors when they are given, when they are expressed in components। अब इसमें एक एग्जाम्पल कर लेते हैं जल्दी से। फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू वेक्टर्स a as 3i प्लस 4j एंड दूसरा वेक्टर हमें दिया हुआ है -i प्लस 2j, इस तरह से दिया हुआ है और हमें a प्लस b कैलकुलेट करना है। सो वेक्टर a प्लस b क्या हो जाएगा, इसमें कोई ख़ास मेहनत वाली चीज़ नहीं है। x कॉम्पोनेंट्स को आपस में ऐड कर देंगे, 3 एंड यहाँ पर -1 है, सो 3 एंड -1 इज +2, सो +2 आई कैप, एंड देन y कंपोनेंट्स क्या है 4 एंड 2, ये हो जाएगा 6, सो 6 j कैप ये हो जाएगा। सो दोनों 2 डायमेंशनल स्पेस में xy प्लेन में दिए हुए थे। ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है। अब अगर इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें निकालना है तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, √2 स्क्वायर दैट इज 4 एंड 6 स्क्वायर इज 36। तो ये कितना हो जाएगा √40, एंड 40 को हम लिख सकते हैं 4 × 10, 4 बाहर आके 2 हो जाएगा, अंडर रूट में 10 बचेगा। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी। फर्दर ये जो हमारा वेक्टर है रिजल्टेंट a प्लस बी, वो x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है उसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो tan थीटा हियर वुड बी y कंपोनेंट 6 अपॉन x कंपोनेंट 2। सो ये हो गया 3। अब थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से हम इन्वर्स फॉर्म में लिख सकते हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्म में। थीटा इज tan इनवर्स 3 हो जाएगा। ठीक, सो दिस इज द एंगल मेड बाय द वेक्टर a प्लस बी विथ पॉजिटिव x एक्सिस, एंड ये उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए। हमें दिया हुआ वेक्टर a 3i प्लस 4j और वेक्टर b जो दिया हुआ है वो है -j प्लस 2k कैप, इस तरह से दिया हुआ है। ठीक, एंड देन हमें a प्लस बी कैलकुलेट करना है। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर अभी हमने बताया a प्लस बी इज इक्वल टू x वाले कंपोनेंट्स आपस में हम ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 3 एंड -1, 3 एंड -1 हाउ मच 2। नो, अगर आपको ये दिख रहा है 3 -1, तो हम इसको देख नहीं रहे हैं ध्यान से। ये वाला कंपोनेंट हमारा x में है, लेकिन ये वाला किस में है, ये y एक्सिस में है। तो इसमें कोई x कंपोनेंट नहीं है, मतलब हम कह सकते हैं 0 है x कंपोनेंट। तो कितना आएगा फिर, जस्ट
3i कैप आएगा। ओके हाँ, अब फिर जब हमें y कंपोनेंट्स ऐड करना है तो यहाँ पर 4 है और यहाँ पर -1 है, सो 4 - 1 इज +3, सो +3 j कैप इस तरह से हो जाएगा। एंड जब हम z कंपोनेंट देखेंगे तो इसमें है और इसमें 0 है, तो 0 + 2 विल बी सिंपली 2k कैप। ठीक, सो ये वाला वेक्टर हमारा xy प्लेन में दिया हुआ है, ये वाला वेक्टर हमारा yz प्लेन में दिया हुआ है, और इन दोनों को ऐड करने पे जो वेक्टर आ रहा है वो 3 डायमेंशनल स्पेस में आ रहा है, x y z 3 डायमेंशनल स्पेस में। ओके अब अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो, सो वी कैन सिंपली फाइंड a + b एज this is 9 + 9 + 4, so this is √22, ये हो जाएगा। ठीक, एक और कर लेते हैं एडिशन, बिकॉज इसकी हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी आगे। तो एक 3 डायमेंशनल स्पेस में दो वेक्टर्स ले लेते हैं, उनको ऐड करके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव a = i + 2j - k एंड b = 2i + 3j + 6k, इस तरह से दिया हुआ है। यहाँ पर a + b और a - b दोनों निकाल लेते हैं। a + b क्या होगा, 1 and 2 3i कैप एंड 2j + 3j 5j कैप एंड -k and 6 -1 and 6 is +5k कैप, इस तरह से आ जाएगा। और इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो वो भी आसान है, आप कर सकते हैं। और अगर हमें a - b कैलकुलेट करना हो तो अब हम कैसे करेंगे, 1, सो a में से b सब्ट्रैक्ट करना है, सो 1 - 2 is -1, so this is -i cap and then 2j - 3j, okay, so again we will have -j cap, correct, and then the k component or the z component, this is -1 और इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये -6 हो जाएगा, so -1 and -6 is -7k cap। ठीक, सो अब यहाँ से एक आपको आइडिया हो रहा होगा कि कितना आसान हो जा रहा है ऐड और सब्ट्रैक्ट करना। अब अगर हम यहाँ पर a - b का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो वो हमने कैसे किया था, जो कंपोनेंट्स है उसका स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। ये -1 है, स्क्वायर करेंगे +1 हो जाएगा, ये भी -1 है, स्क्वायर करने पे +1 हो जाएगा, और ये -7 है, स्क्वायर करने पर 49 +49 हो जाएगा। सो दिस इज √51 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ a - b। ओके, सो ये हमने देख लिया एडिशन सब्ट्रैक्शन। अब कुछ और बात करते हैं। सपोज हमें दिया हुआ है कि एक वेक्टर स्पेस में 1 2 3 पॉइंट पर है, तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा। ठीक, सो लेट अस सी हाउ टू राइट पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल। ओके, सो हमारा जो पार्टिकल है वो कहाँ है, 1 2 3 इस पॉइंट पर है। दैट मीन्स हमें x में कितना चलना है, 1 यूनिट, y पर y एक्सिस का लॉन्ग कितना चलना है, 2 यूनिट, एंड z एक्सिस का लॉन्ग कितना चलना है, 3 यूनिट। दैट मीन्स आई कैन से कि अगर हम x में 1 यूनिट डिस्प्लेसमेंट और y में 2 यूनिट डिस्प्लेसमेंट एंड z में 3 यूनिट डिस्प्लेसमेंट लें तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ओरिजिन से उस पॉइंट की लोकेशन तक। ठीक, सो अगर हम इस तरह से दिखा रहे हैं, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, एंड दिस इज अ पॉइंट P, देन द वेक्टर, दिस वेक्टर, ये जो है इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा पोजीशन वेक्टर है। ठीक, अगर कुछ स्पेसिफाई नहीं किया जा रहा, सिर्फ ये कहा जा रहा पोजीशन वेक्टर, तो अंडरस्टूड होता है कि पोजीशन कहाँ से ली जा रही है, ओरिजिन से ली जा रही है। हम किसी और पॉइंट से भी उसकी पोजीशन स्पेसिफाई कर सकते हैं, कोई दूसरा पॉइंट चूज कर सकते हैं कि यहाँ से बताइए ये वाला पॉइंट किस ओरिएंटेशन पर है, कितनी दूर है, तो वो दूसरे पॉइंट से पोजीशन हो जाएगी। बट अगर कुछ नहीं कहा गया है, इसका मतलब हम ओरिजिन से देख रहे हैं कि वो पार्टिकल कितनी दूर है, किस डायरेक्शन में है, दैट इज पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, द पोजीशन वेक्टर। ओके, सो अब इस पोजीशन वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ तक इस पार्टिकल तक हम कैसे चलेंगे, हमें x में कितना चलना है, 1 यूनिट, दैट इज i कैप, y में कितना चलना है, 2 यूनिट, सो 2j कैप, एंड z में कितना चलना है, 3 यूनिट, सो 3k कैप, ये हो जाएगा। सो दिस इज, इफ दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पार्टिकल, देन दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेम पार्टिकल, करेक्ट। ओके, अब अगर इसी में हम ये कहें कि हमें ये जो पार्टिकल दिया हुआ है इसकी पोजीशन किसी दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में चाहिए। ओके, लेट अस सी, वी हैव सम अदर पार्टिकल, सपोज दिस इज सम p डैश, दिस इज सम p डैश पार्टिकल। ठीक,
तो यहां से अगर हम इसको देखेंगे तो P की पोजीशन क्या समझ में आएगी हमें, एंड से कि ये जो P डैश है इसका पोजीशन वेक्टर जो है वो R डैश है, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है, ये मान लेते हैं 3 4 5 6 इस तरह से। ठीक, सो P डैश पार्टिकल स्पेस में 4 5 6 पर है, वहां से हमें P पर जाना है, तो P डैश के रिस्पेक्ट में P की पोजीशन क्या होगी। सो यहां पर अब ये बहुत आसान है, अगर हम इसको वेक्टर बना के दिखाएंगे तो हम बहुत आसानी से ये दिखा सकते हैं कि P डैश से P तक जाने के लिए हमें ये है हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इस वेक्टर के अलोंग होगा। ठीक, सो दिस वेक्टर इज द पोजीशन ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू P डैश। ठीक, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आर पी विथ रिस्पेक्ट टू P डैश, करेक्ट। नाउ हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वेक्टर। ठीक, इसको हम रिलेटिव भी कह सकते हैं, P की पोजीशन P डैश के रिस्पेक्ट में। सो हाउ टू फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू P डैश। अब अगर थोड़ा बहुत भी हमें आइडिया हो, हमने ये कर रखा है, वेक्टर A है और वेक्टर B है, दोनों की टेल हमने आपस में ज्वाइन कर रखी थी। फिर पैरेललोग्राम में हमने देखा था कि B से A की तरफ ये जो वेक्टर होता है ये क्या होता है, A माइनस B। ओके, सो उसी तरह से अगर हम इसको देखें तो ये R डैश से R की तरफ है। ठीक, तो ये इस वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, आर पी पी डैश जो वेक्टर है इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर पी, बिल्कुल इसी लाइन पर आर पी माइनस आर पी डैश लिख सकते हैं। ठीक, नाउ हाउ टू फाइंड द वैल्यू, आर पी हमें कितना दिया हुआ है। ओके, यहाँ पर हम पी डैश की जो पोजीशन है दैट इज आर डैश, इसको भी लिख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, 4 5 6 है, तो ये हो जाएगा 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप। ठीक, सो ये P डैश की पोजीशन है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। नाउ टू फाइंड आर पी पी डैश, आर पी क्या दिया हुआ है, I प्लस 2j प्लस 3k इस तरह से, एंड देन माइनस, मतलब हमें सब्ट्रैक्ट करना है 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप इस तरह से। ठीक, सो अब यहाँ पर हम ये सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, यही चीज़ अभी हमने सीखी है। I कैप माइनस 4i कैप दैट इज माइनस 3i कैप, and then 2j cap minus 5j cap is also minus 3j cap, and then 3k cap minus 6k cap is again 3k cap. Okay, so this vector is the position vector of the point P in space with respect to P dash, correct? इस तरह की चीज़ें आगे हम बहुत करेंगे जब काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, तो उसमें रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव पोजीशन, रिलेटिव एक्सेलरेशन, ये सारी चीज़ें हम कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट हमें करना पड़ता है, उसका ये एक एग्जांपल है। ओके, अगली चीज़ क्या है कि अगर हम किसी वेक्टर को, इसको भी अच्छे से समझेंगे, अगर हम किसी वेक्टर को किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक, या किसी भी ऐसे नंबर से, स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ओके, तो क्या फ़र्क पड़ेगा। वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करना वो एक अलग चीज़ है, उसको हम आगे समझेंगे। यहाँ पर अभी हम सिर्फ क्या करने जा रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ नंबर। सो मल्टीप्लिकेशन बाय अ नंबर। ओके, सपोज ये हमारा वेक्टर है A, और इस वेक्टर में हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारा नंबर है A मान लेते हैं, ये हमारा नंबर है A, इससे हमने वेक्टर A में मल्टीप्लाई किया। तो मल्टीप्लाई अगर नंबर से कर रहे हैं तो यहां पर दो केसेस बन जाएंगे। पहला केस, ये जो हमारा A है अगर ये पॉजिटिव है तो फिर इसका मतलब कि ये ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी। दैट मीन्स जो डायरेक्शन ओरिजिनल वेक्टर की है वही डायरेक्शन इस वेक्टर की भी होगी, और A टाइम्स उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, बढ़ या घट जाएगा, जो भी A की वैल्यू होगी। अगर A की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, और A की वैल्यू 1 से कम है तो मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, करेक्ट। बट इफ A इज पॉजिटिव देन द रिजल्टेंट वेक्टर, दिस वेक्टर विल बी इन द सेम डायरेक्शन एज द ओरिजिनल वेक्टर, एंड A की वैल्यू के अकॉर्डिंग जो मैग्नीट्यूड होगा वो मॉडिफाई हो जाएगा। ठीक, सो इसमें क्या है, डायरेक्शन रिमेन्स सेम, डायरेक्शन सेम, और मैग्नीट्यूड मॉडिफाई हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से दूसरा केस क्या बनेगा इसमें, अगर A की वैल्यू नेगेटिव है, सो A की वैल्यू नेगेटिव होने का मतलब ये पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। सो नेगेटिव आने का मतलब हमारा वेक्टर जस्ट रिवर्स हो गया है।
तो यहाँ पर हम दिखा सकते हैं कि ये अगर हमारा वेक्टर a है तो उसको स्मॉल a से मल्टीप्लाई करेंगे जहाँ पर a पॉजिटिव है, तो ये क्या होगा। अब हम मान लेते हैं कि a की वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये वाला वेक्टर पहले से a टाइम्स लंबा होगा, उसकी लेंथ a टाइम्स ज़्यादा होगी, बट मैग्नीट्यूड उसी डायरेक्शन में होगा, सॉरी डायरेक्शन उसी जो उसकी डायरेक्शन है वो सेम रहेगी। ओके, अब अगर हमें यहाँ पर a नेगेटिव है तब क्या होगा, तब जो वेक्टर है वो रिवर्स हो जाएगा, दिस इज माइनस a टाइम्स कैपिटल A, करेक्ट। एंड मैग्नीट्यूड a की वैल्यू के अकॉर्डिंग मॉडिफाई हो जाएगा, a की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा है तो मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, 1 से कम है तो कम हो जाएगा। सो यहाँ पर हम ये मान लेते हैं कि हमारी वैल्यू a से कम है। ओके, ये जो वेक्टर है यहाँ पर हमारा स्मॉल a 1 से कम है, तो हमारा वेक्टर जो होगा उसकी लेंथ छोटी हो जाएगी ओरिजिनल वेक्टर से, ठीक। सो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू मल्टीप्लाई अ वेक्टर बाय अ नंबर। अब जल्दी से एक ये चीज़ समझ लेते हैं कि अगर हमारा वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है तब हम उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो सपोज वेक्टर हमें दिया हुआ है ax i कैप, ay j कैप एंड az k कैप। अब अगर हम इसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, सपोज हमें कोई c टाइम्स a वेक्टर पता करना है, तो ये जो c वेक्टर है, सॉरी ये जो c नंबर है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एंड देन यहाँ से हमें क्लियरली ये दिख रहा है कि ये जो c नंबर है ये तीनों ही कंपोनेंट्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। सो जो x कंपोनेंट है वो भी c टाइम्स हो जाएगा, y कंपोनेंट एंड z कंपोनेंट सिमिलरली ये सब c टाइम्स मॉडिफाई हो जाएंगे, ठीक। अब जल्दी से इसका एक न्यूमेरिकल एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज हमें वेक्टर दिया हुआ है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, इस तरह से, और हमें 3 टाइम्स वेक्टर a चाहिए। सो 3 टाइम्स a क्या हो जाएगा, इस 3 से सारे कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा 9i एंड दिस वुड बिकम 6j, और ये कितना हो जाएगा माइनस 3k हो जाएगा, ठीक। तो अगर ये चीज़ हमने समझ ली है तो एक आसान सा क्वेश्चन और देख लेते हैं। सपोज हमें वेक्टर a दिया हुआ है 2i प्लस 3j माइनस k, इस तरह से, और वेक्टर b दिया हुआ है i माइनस j प्लस 2k, ऐसा दिया हुआ है। एंड देन हमें यहाँ पर 3a प्लस 2b इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। 3a प्लस 2b का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो हमें पता करना है, करेक्ट। सो पहले तो हम ये पता करेंगे कि 3a वेक्टर कितना है, 2b कितना है, दोनों को ऐड करेंगे, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 3a वेक्टर कितना हो जाएगा, ये a, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस बिकम 6i प्लस 9j माइनस 3k, एंड 2b वेक्टर क्या हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2i माइनस 2j प्लस 4k, ये हो जाएगा। अब इसको हम ऐड कर देंगे इन दो वेक्टर्स को, सो 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 8i एंड देन प्लस 7j एंड देन माइनस 3 प्लस 4 इज प्लस k, ये हो जाएगा 3a प्लस 2b। अब हमें क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, विच इज क्वाइट सिंपल। सो 3a प्लस 2b मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 8 स्क्वायर 64 प्लस 7 स्क्वायर 49 प्लस 1, इस तरह से ये हो जाएगा। सो 49 प्लस 1 इज 50, 50 एंड 60 इज 110 प्लस 4 इज 114, सो अंडर रूट 114। अब आप ये देख लीजिएगा, सिंप्लीफाई हो जाता है तो और थोड़ा सा कर लेंगे, अदरवाइज दैट इज योर आंसर। सो दिस इज हाउ यू विल ऑपरेट, मतलब दिस इज हाउ यू विल हैंडल वेक्टर्स, उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर हम कर लेते हैं फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस। लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a माइनस 3b। ओके, 2a, अगर आपको कुछ बात अभी रह गई होगी तो अब समझ में आ जाएगी। 2a माइनस 3b, इसका हमें मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, ठीक। सो 2a वेक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ से हम देख लेंगे। आप जल्दी जल्दी इसको अपने माइंड में या तो रिकॉल करते चलिए या फिर इसको पेपर पे लिखते चलिए, तभी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो 2 टाइम्स दिस बिकम्स 4i प्लस 6j माइनस 2k एंड 3b इज इक्वल टू 3i माइनस 3j प्लस 6k, इस तरह से हो जाएगा। एंड अब इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सो 2a माइनस 3b, okay, now just the vector,
So 2a minus 3b. So 4i minus 3i is just I. And then 6j and minus, और फिर यहाँ पे माइनस साइन लगेगा तो ये प्लस हो जाएगा. So j कितना हो गया? 9j. And then minus 2k and minus 6k. This becomes minus 8k. अब इसका अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है 2a minus 3b, that would be equal to under root 1 plus 81 plus 64. ये हो जाएगा. Now you can find out कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी. ठीक. So the point is how to find resultant, how to add or subtract vectors, and अगर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर जो वेक्टर है वो कैसे मॉडिफाई होता है. ओके, अब इसमें अगली चीज़ हमें करनी है, इस पर भी हमें क्वेश्चंस मिल जाएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. और ये न्यूमेरिकल, दूसरी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने का उसका एक कंपोनेंट हो सकता है. दूसरी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में ये जो आइडिया है ये हमें हेल्प करता है. कंडीशन फॉर टू वेक्टर्स टू बी पैरेलल. अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो कौन सी ऐसी मैथमेटिकल कंडीशन होगी जो सेटिस्फाई होनी चाहिए. सो लेट अस सी कंडीशन for two vectors to be parallel. ठीक. So suppose इस तरह से हमें कोई वेक्टर A दिया हुआ है और उसी डायरेक्शन में कोई दूसरा वेक्टर B दिया हुआ है. ठीक. They are parallel. अब अगर ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं, डायरेक्शन दोनों की सेम है, तो हम ये लिख सकते हैं कि B वेक्टर जो होगा वो वेक्टर ए से सम फैक्टर टाइम्स बड़ा या छोटा होगा. डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि बी बड़ा है, तो हम ये कह सकते हैं कि देयर विल बी सम फैक्टर, सम नंबर जितने टाइम्स बी ए से बड़ा है. ठीक. या अगर ए की बात करें तो ए बी से छोटा है, इट विल बी स्मॉलर बाय सम फैक्टर व्हेन वी कंपेयर विथ बी. ओके. सो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ए वेक्टर जो होगा that will be equal to some factor times the vector b. ठीक. because they are in same direction. okay, अब इसके अगर हम components लिखें, this is axi cap plus ayj cap and azk cap is equal to k times b के components क्या है? bxi cap plus byj cap plus bzk cap. इस तरह से है. अब यहां पर हमें क्या दिख रहा है? दो वेक्टर्स हैं, लेफ्ट और राइट में हमने दो वेक्टर्स लिख रखा है और दोनों को हमने क्या दिखा रखा है? दोनों इक्वल हैं. तो दो वेक्टर्स अगर कभी भी इक्वल हैं, इसका मतलब उनके सारे कंपोनेंट्स भी आपस में इक्वल हैं. एक्स कंपोनेंट्स इक्वल हैं, वाई इक्वल है, जेड भी इक्वल है. तो लेफ्ट हैंड साइड में जो वेक्टर है उसका एक्स कंपोनेंट कितना है? ए एक्स है. और राइट हैंड साइड में जो वेक्टर है उसका एक्स कंपोनेंट कितना है? के टाइम्स बी एक्स है. सिमिलरली y कंपोनेंट ए वाई है और इधर y कंपोनेंट k टाइम्स बी वाई है. तो हम कंपोनेंट्स अगर इक्वेट कराएं, सो वी कैन राइट ए एक्स इज इक्वल टू k टाइम्स बी एक्स, या फिर ए एक्स अपॉन बी एक्स इज इक्वल टू द सेम k. सिमिलरली y कंपोनेंट्स को अगर हम कंपेयर करें, ए वाई इज इक्वल टू k टाइम्स बी वाई, सो यहाँ से भी ए वाई अपॉन बी वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? सेम k. एंड देन इसी तरह से z कंपोनेंट के साथ होगा ए जेड इज इक्वल टू के टाइम्स बी जेड एंड ए जेड अपॉन बी जेड इज इक्वल टू द सेम के. ठीक. तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि ये रेशियो और ये तीनों रेशियोज आपस में इक्वल हैं. दैट मीन्स वी कैन राइट दैट ए एक्स अपॉन बी एक्स इज इक्वल टू ए वाई अपॉन बी वाई एंड दैट इज इक्वल टू ए जेड अपॉन बी जेड. इस तरह से होगा. ठीक. सो दिस इज द कंडीशन. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं दो वेक्टर्स तो वो फिर एक दूसरे के पैरेलल हैं. ठीक. अब इस पे जल्दी से एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं. सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, हमें दिया हुआ वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस 5k, इस तरह से. और दूसरा वेक्टर b हमें दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू अल्फा i कैप प्लस बीटा j कैप एंड प्लस k कैप. यस, प्लस k कैप.
इस तरह से दो वेक्टर्स दिए हुए हैं एंड क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के पैरेलल हैं, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन अल्फा एंड बीटा। ठीक, तो अगर ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। दैट मीन्स एक्स कंपोनेंट, इसका एक्स कंपोनेंट अपॉन ए का एक्स कंपोनेंट, अब चाहे हम ए का लिखें या बी का लिखें, पहले अगर हम इसको सबको रेसिप्रोकल कर दें द कंडीशन रिमेन्स द सेम। सो वी कैन राइट अल्फा अपॉन 3 इज इक्वल टू बीटा अपॉन 4 एंड दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 5, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ से हमें दो इक्वेशंस दिख रही हैं, अगर इन दोनों को हम आपस में कंपेयर करें तो हमें क्या मिल जाएगा, अल्फा बाई 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 5, देन क्लियरली अल्फा इज इक्वल टू 3 बाई 5, ये अल्फा की वैल्यू हो गई। और इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें सो वी विल हैव बीटा अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 बाई 5, सो बीटा इज इक्वल टू 4 बाई 5, ये हो जाएगा। ठीक, सो ये है दो वेक्टर्स के पैरेलल होने की कंडीशन। एक और कंडीशन होती है, उसको हम क्रॉस प्रोडक्ट से करते हैं। सो आगे हम जब क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे तो वहाँ वो चीज़ आएगी। ओके, अब हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर की। तो यूनिट वेक्टर के बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, यूनिटी हो, किसी भी सिस्टम में 1 वैल्यू आएगी। सो यूनिट वेक्टर, a vector whose magnitude is unity in any system. Okay, and then हमने ये भी देखा था कि हम इस तरह के वेक्टर को हम कैसे पता करेंगे, how to find a unit vector along any given vector. So अगर हमें इस तरह से कोई वेक्टर A दिया हुआ है तो इसकी डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो वेक्टर जिसकी वैल्यू 1 है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, वो हम कैसे पता करेंगे। ठीक, सो हमने इसको देखा था, हम इसको कैसे लिखते हैं, A कैप से लिखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारा जो मैग्नीट्यूड है उसको 1 बनाना है। तो किसी भी नंबर को 1 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको उसी से डिवाइड कर दें। सो अगर हमारा वेक्टर इस तरह से है, वेक्टर A, और इसको हम इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो जो मैग्नीट्यूड वाला पार्ट है वो कितना हो गया, 1, एंड द वेक्टर बिकम्स अ यूनिट वेक्टर। सो इसका मतलब अगर हमें यूनिट वेक्टर पता करना है, कैलकुलेट करना है किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में, तो उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। दिस इज वेरी सिंपल। सो अगर अब देखते हैं, अब यहाँ पर अगर हमें कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर दिया हुआ है तब कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल वी हैव ए एक्स आई कैप एंड ए वाई जे कैप एंड ए जेड के कैप। नाउ वी हैव टू फाइंड अ वेक्टर, सॉरी अ यूनिट वेक्टर अलोंग और पैरेलल टू दिस गिवन वेक्टर। सो ए कैप अगर हमें कैलकुलेट करना है, सो कैसे करेंगे, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक, सो व्हाट इज द वेक्टर, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप एंड डिवाइड द सेम बाय इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ठीक, इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें दिया हुआ है वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप एंड हमें इसकी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकालना है। सो ए कैप हम कैसे लिखेंगे, वेक्टर 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। कितना हो जाएगा मैग्नीट्यूड, 9 प्लस 16 प्लस 25। ओके, सो 25 और ये भी 25 है, 50 हो गया। 50 को हम लिख सकते हैं 5√2। ओके, सो द यूनिट वेक्टर वुड बी 3i प्लस 4j प्लस 5k डिवाइडेड बाई 5√2। सो दिस इज अ वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और जिसकी डायरेक्शन इस वेक्टर के पैरेलल है। ओके, तो अगर ऐसी बात है तो एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखें, हम क्या कर सकते हैं। हमें एक वेक्टर दिया हुआ है 0.3i कैप प्लस 0.4j कैप प्लस ck कैप एंड क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि ये एक यूनिट वेक्टर है। ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया दिस इज अ यूनिट वेक्टर। दैट मीन्स ये जो वेक्टर है इसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो फिर हमसे पूछ रहे हैं, सो हमसे क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि दिस इज द वेक्टर, इट इज अ यूनिट वेक्टर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस सी। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है। सो हमें मालूम है इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है। तो इसका मैग्नीट्यूड अगर हम लिखें तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर दैट इज 0.09
and then इसका स्क्वायर 0.16 and then we have c square. So this is equal to 1. Okay, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, c की वैल्यू आ जाएगी, ये 0.09 प्लस 0.16 इज 0.25 एंड दोनों तरफ हम स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायर रूट हट जाएगा. सो 0.25 प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 1 and then c square is equal to 1 minus 0.25, that is 0.75. So c will be equal to plus minus under root 0.75. ये हमारी c की वैल्यू हो जाएगी जो इस वेक्टर में दिया हुआ है. सो ये ऑलरेडी कह दिया था कि यूनिट वेक्टर है, इसलिए हमें मालूम था कि उसका मैग्नीट्यूड कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए. उस पॉइंट को इस्तेमाल करके हमने c की वैल्यू कैलकुलेट की. ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं. इस तरह से हमें दो वेक्टर्स दिए हुए हैं a एंड b, 3i minus 4j plus 5k, b is 2i plus 3j minus 4k. हमें कैलकुलेट करना है एक ऐसा यूनिट वेक्टर जो a प्लस b की डायरेक्शन में हो. ठीक, सो फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू a प्लस b. सो जिस भी वेक्टर की डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर निकालना हो, पहले वो वेक्टर हमारे पास होना चाहिए. हमें किस वेक्टर की डायरेक्शन में निकालना है? a प्लस b. इस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फाइंड a प्लस b. सो अब यहाँ पर अभी ये चीज़ें हम सीख चुके हैं. a प्लस b कितना हो जाएगा? 3 प्लस 2 इज 5i एंड देन माइनस 4 प्लस 3 इज माइनस j प्लस 5 माइनस 4 इज प्लस 1k. ठीक, इस तरह से हो जाएगा. अब ये एक वेक्टर है और इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है. सो ऑलरेडी हम कर चुके हैं. इसी को क्या करना है? इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है. सो यूनिट वेक्टर पैरेलल टू a प्लस b इज 5i माइनस j प्लस k डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड. कितना हो जाएगा मैग्नीट्यूड? 25 प्लस 1 दैट इज 27. सो 5i माइनस j प्लस k divided by under root 27 is a unit vector parallel to a plus b. एक और क्वेश्चन करते हैं इसी तरह से. दो वेक्टर्स दिए हुए हैं a एंड b. a is 3i plus 4j, b is 7i plus 24j. हमें एक ऐसा वेक्टर पता करना है जिसका मैग्नीट्यूड b के इक्वल है लेकिन डायरेक्शन a की अलोंग है. So find a unit vector whose magnitude is equal to that of b and the vector is parallel to vector a. Correct? तो suppose हमें I hope कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से कि करना क्या है. ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड इसके बराबर और डायरेक्शन ये वाली हो. So suppose हमें एक c वेक्टर निकालना है. अब c वेक्टर क्या है? उसका मैग्नीट्यूड क्या है? वही जो b का मैग्नीट्यूड है. और c की जो डायरेक्शन है वो क्या है? जो a की डायरेक्शन है. इसका मतलब a कैप. डायरेक्शन a की लेनी है, मैग्नीट्यूड b का लेना है. दैट्स इट, दैट इज योर c वेक्टर. सो मैग्नीट्यूड ऑफ b इज अंडर रूट 49 प्लस 576, 24 का स्क्वायर. ठीक, एंड देन हमें a कैप पता करना है. तो a कैप क्या हो जाएगा? 3i प्लस 4j डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड. कितना हो जाएगा ये? 9 प्लस 16 विच इज 25. सो अंडर रूट 25 इज 5. और इस वैल्यू को अगर हम देखें 576 प्लस 49 ये हो जाएगा 625 एंड 625 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 25. सो यहाँ पे बचेगा 25 एंड देन वी हैव 3i प्लस 4j डिवाइडेड बाई दिस इज 5. ठीक, सो 5 टाइम्स यहाँ चला जाएगा. सो 5 इंटू 3 इज 15 i कैप एंड देन 5 इंटू 4 इज 20 j कैप. सो दिस इज अ वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड b के इक्वल है और डायरेक्शन a के पैरेलल है. एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स से, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे. हमें दिया हुआ है कि एक व्हील है वो रोटेट कर रही है सरफेस पर और अभी इस टाइम पर व्हील है तो इस टाइम पर जो पॉइंट है जो सरफेस के साथ कांटेक्ट में है उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा जब व्हील का रोटेशन हाफ हो जाए. हाफ रोटेशन कंप्लीट करने के बाद ये जो पॉइंट है इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा. अब चूंकि व्हील रोल कर रही है तो रोल करके आगे भी जाएगी, वो रोटेट भी कर रही है और साथ साथ में आगे भी बढ़ रही है. तो अगर सिर्फ व्हील यहीं पर रोटेट करती, आगे नहीं जाती, तो ये जो पॉइंट है हाफ रोटेशन के बाद ये कहाँ पहुँच जाता? उस व्हील पर ऊपर की तरफ टॉप मोस्ट पोजिशन पर पहुँच जाता. तो इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पर व्हील पे कहाँ है? टॉप मोस्ट पॉइंट पर है. ठीक, दूसरी चीज़ व्हील आगे भी बढ़ रही है. सो हाफ रोटेशन में व्हील कितना आगे जाएगी? अपने सरकमफ्रेंस का हाफ. आई थिंक आप इसको बात समझ में आ रही है
कि पूरा रोटेशन अगर कंप्लीट हो जाएगा तो वो सरकमफ्रेंस के बराबर 2 पाई आर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, और हाफ रोटेशन में हाफ ऑफ द सरकमफ्रेंस दैट इज पाई आर। तो हाफ रोटेशन के बाद व्हील का जो फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा, हाफ ऑफ सरकमफ्रेंस दैट इज पाई आर। और ये जो पॉइंट है ये इस टाइम पर कहां पर है, व्हील के टॉप मोस्ट पोजीशन पर है। ओके, सो अब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है ये कैलकुलेट करना है। सो अब इसको हम दोनों तरह से कर सकते हैं, यहाँ पर इनिशियली पार्टिकल था और फाइनली यहाँ पर है, तो ये वाला जो वेक्टर है यही क्या है, इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब इसको हम कैसे कैसे पता कर सकते हैं, हम इसको इस तरह से देख सकते हैं कि वर्टिकल में इसका इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ और हॉरिजॉन्टल में इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ। हॉरिजॉन्टल में पार्टिकल यहाँ से चल के यहाँ गया, वर्टिकल में इतना गया। इन दोनों वेक्टर्स को ऐड कर दें, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, उस तरह से भी कर सकते हैं। और ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा, इसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर कंपोनेंट मेथड से करना हो तब हम कैसे कर सकते हैं, तभी वही है अप्रॉक्सीमेटली। हॉरिजॉन्टल में मान लेते हैं एक्स एक्सिस है, वर्टिकल में वाई एक्सिस है, तो हॉरिजॉन्टल में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, पाई आर, इसको हम आई कैप के साथ लिख लेंगे। वर्टिकल में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, दिस इज इक्वल टू द डायमीटर विच इज 2r, तो इसको जे कैप के साथ लिख लेंगे। ये हो गया जो पॉइंट कांटेक्ट में है उसका डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ रिवोल्यूशन ऑफ द व्हील। अब अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हैं, अंडर रूट पाई आर स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर। सो यहाँ से r स्क्वायर, ये r स्क्वायर बाहर आ जाएगा, r हो जाएगा, एंड यहाँ पे बचेगा पाई स्क्वायर प्लस दिस इज 4। सो दिस इज द वैल्यू, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फर्दर ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है ये हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर है इसकी वैल्यू निकालनी है, थीटा की वैल्यू। सो वी कैन राइट tan थीटा, थीटा इज एंगल मेड बाय दिस वेक्टर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। tan थीटा क्या होता है, y कंपोनेंट अपॉन द x कंपोनेंट, दैट इज 2r अपॉन पाई आर। सो r अगर कैंसिल हो गया, सो tan थीटा इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई, और थीटा इज इक्वल टू tan inverse 2 upon pi. So this is the angle or the direction in which the displacement vector is. Okay, so ये एक प्रॉब्लम हुई। दूसरी प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। हमें दो वेक्टर्स दिए हुए हैं। एक वेक्टर है उसका जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है वो 2 2 है। एक्स वाई प्लेन में दोनों वेक्टर्स हैं, ये दिया हुआ है, एक्स वाई प्लेन में ही हमें करना है। सो ये एक वेक्टर है उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स 2 2 हैं, और दूसरा वेक्टर है उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स 1 एंड √3 हैं। तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना बन रहा है ये पता करना है। ठीक, समझ में आ गई होगी बात। सो अगर इसको हम कंपोनेंट फॉर्म में लिखें, ये इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2i कैप प्लस 2j कैप। ठीक, और ये इसको हम बी वेक्टर मान लें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, i कैप प्लस √3j कैप लिख सकते हैं। अब जो हमारा वेक्टर a है वो x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, 2/2, दैट इज 1। सो अगर थीटा 1 आ रहा है इसका मतलब, सॉरी tan थीटा 1 आ रहा है इसका मतलब एंगल कितना है, 45 डिग्री। सो वेक्टर a x एक्सिस से 45 डिग्री एंगल बना रहा है। सिमिलरली वेक्टर b कितना एंगल बना रहा है, y कंपोनेंट, इसका एंगल कुछ और लिख लेते हैं, से फाई है। y कंपोनेंट कितना, √3 अपॉन 1, दैट इज जस्ट √3। सो यहाँ पर ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो वेक्टर बी एक्स एक्सिस से 60 डिग्री बना रहा है और ए एक्स एक्सिस से 45 डिग्री बना रहा है, तो उनके बीच में आपस में कितना फोर्स लग रहा होगा। अब इसको अगर हम दिखा लें, दोनों ही वेक्टर्स हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं। ये हमारा हो जाएगा वेक्टर ए, इसका एंगल कितना है, 45 डिग्री, और दूसरा हो जाएगा हमारा ये वेक्टर बी, इसका एंगल कितना है, 60 डिग्री। सो क्लियरली इनके बीच का जो एंगल है, दिस वन, ठीक, द एंगल बिटवीन ए एंड बी, वो कितना हो जाएगा, 60 माइनस 45, दैट इज 15 डिग्री हो जाएगा। ठीक, होपफुली बात आपको समझ में आई होगी। बिफोर वी एंड, ये एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर आप खुद से पता करिएगा। अगर आपको बात समझ में आई होगी, आप रिकॉल कर पाएंगे कि हम लोगों ने क्या सीखा है, तो इसका आंसर निकालने के लिए आपको किसी तरह की कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पर अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा गामा, देयर इज अ वेक्टर जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से जो एंगल बना रहा है वो एंगल्स हैं अल्फा बीटा एंड गामा। देन इस रेशियो की वैल्यू क्या होगी ये आपको पता करना है। ठीक, सो ये थी आज की बातें।
काफ़ी कुछ सीखा हमने। ये सारी चीज़ें जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, इसको सीख रहे हैं, आगे जब हम काइनेमेटिक्स, मैकेनिक्स, इस तरह की चीज़ें पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। जितना स्ट्रॉन्ग हमारी ये जो फाउंडेशंस हैं, जितना स्ट्रॉन्ग ये हमारा मैथमेटिकल टूल्स जो हैं, वेक्टर्स का जो कॉन्सेप्ट है, वो मैथमेटिकल टूल्स ये जितने अच्छे होंगे, हमारे आगे की चीज़ें समझने में उतनी आसानी होगी हमें। ओके, सो एक आध और पॉइंट्स हैं, एक और टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो भी हम इसी तरह से कर सकते हैं, मतलब कंपोनेंट वाले जो मेथड होते हैं उसी से कर सकते हैं। उसको हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे और आगे फिर बात करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, इक्विलिब्रियम ऑफ वेक्टर्स, जहां पर सारे वेक्टर्स ऐड होकर नेट वैल्यू 0 आती है। इस तरह के क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं। ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच, सी यू सून।